हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है आपका? आई थिंक बहुत ही बढ़िया होंगे, हमेशा की तरह होना भी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका। देख क्या रहे हो? पढ़ाई कर लो, एग्जाम में मैं आऊंगा क्या? फेल हो जाओगे। वैसे बात तो सही है, मेरी गलत तो होती ना। पढ़ लो लिख लो वरना ठुल्ले मरोगे। 12th मैथ्स क्लास। तो देखो एक्सरसाइज चल रही थी 4.2 और आई थिंक 4.2 के अंदर हमने एक दो क्वेश्चंस कर भी लिए थे। तो अब समय आ चुका है कि अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें आगे के क्वेश्चंस। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हम करके आ रहे हैं, हम डिटर्मिनेंट को इवेलुएट तो करते हैं लेकिन किसकी हेल्प से करते हैं? प्रॉपर्टीज की हेल्प से करते हैं। और कभी कभी हमें एक आध ऑपरेशन करना पड़ जाता है। ठीक है, मतलब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके अवेलेबल हैं। ठीक है, कितने तरीके अवेलेबल है? दो तरीके अवेलेबल है हमारे पास। पहला तरीका क्या है कि या तो हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें, या फिर कभी कभी हमें क्या करना पड़ जाता है? ऑपरेशन करना पड़ जाता है। खैर दोनों ही तरीकों पर हमारी बहुत अच्छी खासी कमांड है। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा भी दी थी। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने नोट करवा दी थी। अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में कोई नई प्रॉपर्टी आएगी तो उसको हम हाथों हाथ उसी पेज पर लिखेंगे जिस पेज पर हमने पहले की सारी प्रॉपर्टीज को नोट कर रखा है ऑलरेडी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 3 4 मार्क्स के लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लायक जरूर है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑपरेशन भी मांगेगा और प्रॉपर्टी भी मांगेगा। अक्सर क्वेश्चन में ना हमें दोनों तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कभी हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, कभी हम ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। एक क्वेश्चन के अंदर दोनों तरीकों का इस्तेमाल करते हुए उस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो डिजिट वाला है 2 3 5 7 8 9 7 8 9 65 75 65 75 और 86 86। देखो कॉलम 1 क्या है? 2 3 5 और कॉलम 2 क्या है? 7 8 9। कितने छोटे छोटे कॉलम है ना, बड़े छोटे छोटे कॉलम है। केवल एक ही कॉलम अजीब सा दिखाई दे रहा है भाई, ये ऊपर का सही से दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूं। परफेक्ट, ये सही है। अब हमारा पूरा विजिबल है। तो देखो ये वाला कॉलम भी काफी छोटा है, ये वाला कॉलम भी काफी छोटा है। दिक्कत इसकी आ रही है, ये कॉलम बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। क्यों ना इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करूं। अब जरा बोर्ड पर देखना 2 मिनट के लिए। सात का सात का कितना गुना? 9 गुना। मैंने कितना गुना करा? 9 गुना करा। 9 गुना मतलब 9 टाइम्स। मैंने 7 का कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करा? 7 का 9 टाइम्स। बताओ 7 का 9 टाइम्स कितना होता है? 63। 63 होता है ना। अगर ये 63 65 में से क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 65 में से 63 माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 2 बचता है। क्यों कर रहा हूं, क्या मतलब है, वो सब छोड़ो, केवल बोर्ड पर देखो जो मैं कर रहा हूं। देखो फिर से, मैंने 7 का कितना गुना करा? मैंने 7 का 9 गुना करा। कितना आया? 63 आया। उस 63 को मैंने 65 में माइनस कर दिया तो 2 आ गया। अब जरा अगला देखो 8। 8 का भी कितना गुना करूंगा? भाई अगर मैंने ऊपर वाले का 9 गुना करा है तो नीचे वाले का भी कितना गुना करूंगा? 9 गुना, क्योंकि मैंने बताया था सोचते हैं एक एलिमेंट पर, होता है पूरे रो पर या पूरे कॉलम पर। तो देखो 8 का भी कितना गुना करूंगा? 9 गुना करूंगा। 8 का भी 9 गुना कर दिया। बताओ 8 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 72 आता है। 8 9 72। 75 में से माइनस करूंगा 72, कितना आएगा? 3 आएगा। देखो 75 में से 72 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। अब इधर देखो 9 का 9 गुना कर दिया, 9 का 9 टाइम्स कर दिया।
बताओ कितना होता है 9 का 9 टाइम्स 81, 9 9 जा 81, और 86 में से 81 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि 9 गुना ही क्यों करा, कॉलम को छोटा करना था तो कुछ और कर देते, तो 9 गुना ही क्यों करा। देखो अब जरा, मैंने 9 गुना क्यों करा है, मैंने 9 गुना इसलिए करा है क्योंकि 9 गुना माइनस करने पर, देखो 9 गुना माइनस करने पर क्या बच गया, 2 3 5 बच गया। और देखो कॉलम 1 भी हमारा क्या है, 2 3 5 है। मैंने क्या करा, मैंने कॉलम 1 को और कॉलम 3 को सेम बनाने के लिए ऐसा करा है। मैंने कॉलम 1 को और कॉलम 3 को क्या बनाने के लिए ऐसा करा, आइडेंटिकल बनाने के लिए ऐसा करा। क्योंकि तुम्हें बात मालूम है ना, मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि जब भी दो कॉलम क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, जब भी दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं या फिर दो रो आइडेंटिकल होती हैं, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ये बात मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता रखी है प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। तो देखो एक ऑपरेशन करूंगा, अब ऑपरेशन थोड़ा थोड़ा तो हमको समझ में आ गया कि हम क्या करने वाले हैं। ऑपरेशन थोड़ा थोड़ा तो हमको समझ में आ गया, तो देखो क्या करने वाले हैं। मैं ऑपरेशन करने वाला हूं तीसरे कॉलम पर, और क्या करने वाला हूं, C3 में से माइनस करने वाला हूं। देखो C3 में से क्या करने वाला हूं, माइनस करने वाला हूं। और बीच वाले कॉलम का कितना गुना माइनस करने वाला हूं, 9 गुना। बीच वाले कॉलम का मतलब बीच वाला कॉलम कौन सा है, बीच वाला कॉलम है कॉलम 2। तो देखो कॉलम 2 का 9 गुना C3 में से माइनस करने वाला हूं। तो देखो कैसे माइनस करना है, बोर्ड पे देखना जरा। पहले कॉलम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे कॉलम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इधर देखो, इस वाले कॉलम का 9 गुना उसमें से माइनस, तो देखो 7 का 9 गुना कितना होता है, 63, 63 65 में से माइनस करूंगा 2। अब देखो 8 का 9 गुना कितना होता है, 72, 72 75 में से माइनस करूंगा 3। 9 का 9 गुना कितना होता है, 81, 81 86 में से माइनस करूंगा 5। बताओ ऐसा करते के साथ ही तुमको ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम कैसा दिखाई दे गया, आइडेंटिकल दिखाई दे गया। और अगर ये दोनों कॉलम क्या दिखाई दे रहे हैं, आइडेंटिकल, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो पहले लिखना पड़ेगा, लिखो सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल कॉलम्स, मैं तो शॉर्ट में लिख देता हूं CLMS, तुम लोग पूरा लिखना कॉलम्स, ठीक है। लिखो देयरफॉर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट मतलब ये डेल्टा होता है, ट्रायंगल इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसका मतलब होता है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। जब भी दो कॉलम या दो रो एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है भाई, उनकी वैल्यू हो जाती है 0। तो उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। और ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है, ठीक है। दिक्कत ये कि एनसीईआरटी की इस एक्सरसाइज में ना इस टाइप का यही एक क्वेश्चन दे रखा है, बस दिक्कत ये है, इसलिए बच्चों को ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मतलब ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसका कितना टाइम्स किस में से माइनस करना है, वो पता चलेगा प्रैक्टिस से, ठीक है। मतलब इसके जैसे जब हम 6-7 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तब तुम्हें पता चलने लग जाएगा। लेकिन दिक्कत ये कि एनसीईआरटी की इस एक्सरसाइज में इस टाइप का केवल एक ही क्वेश्चन है। तो जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब मैं इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करवाऊंगा, और तब तुम्हारे हाथ में वो हुनर निकल कर आएगा जो मेरे हाथ में इस समय। एक क्वेश्चन से वैसे भी कुछ खास प्रैक्टिस कभी भी नहीं हो पाती। जैसे कि मान लो तुम युद्ध में लड़ने जा रहे हो और गन चलाना तुम्हें आता नहीं है, तो क्या युद्ध जीत पाओगे, नहीं। तुम्हें गन चलाना सीखना पड़ेगा, बार बार सीखना पड़ेगा, एक बार से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना, फोर्थ देखते हैं। ऐसी भी क्या बात है, हम क्या डरते हैं किसी से। देखो फोर्थ क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, 1 1 1
BC CA AB, BC CA AB, A B प्लस C, B C प्लस A, C A प्लस B। बहुत ही बढ़िया, है ना। मैंने पहले ही बताया था इस एक्सरसाइज पर पहले से ही टिक कर लेना। मैं बार बार अलग अलग क्वेश्चन पर ये नहीं बोलूंगा कि ये आया हुआ है या वो आया हुआ है, ये इस साल आया हुआ है वो उस साल आया हुआ है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सेपरेटली किसी भी क्वेश्चन को बोल ही नहीं रहा। कभी तुम सोचो कि मैंने इस क्वेश्चन पर नहीं बोला तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर इसकी बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्टार्ट करते हैं भाई, बातें बनाए बिना, है ना। जीरो प्रूफ करना है ना, हाँ, इक्वल टू जीरो। देखो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले तो हमको यही दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, ए की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, बी की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, सी की मल्टीप्लाई अंदर कर दो। जब क्वेश्चन में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है एटलीस्ट वो तो करो, अपना हल्का फुल्का तो दिमाग लगाओ। देखो 1 1 1 BC CA AB। अब देखो ए की मल्टीप्लाई, बोर्ड पे देखना, ए की मल्टीप्लाई बी से करी AB और ए की मल्टीप्लाई सी से करी CA, है ना। अब इधर देखो बी की मल्टीप्लाई सी से करी BC, बी की मल्टीप्लाई ए से करी AB, सी की मल्टीप्लाई ए से करी CA और सी की मल्टीप्लाई बी से करी BC। इक्वल टू में क्या करना है, जीरो। मतलब ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको क्या करके दिखाना है, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। अब जरा बोर्ड पे देखना 2 मिनट के लिए, वैसे तो मैं हर बार यही बात बोलता हूं। देखो अब जरा, ये तुम्हारा क्या है, कॉलम 2 और ये तुम्हारा क्या है, कॉलम 3। भाई ये दिखाई दे रहा है ना, देखो ये अपना क्या है, ये है कॉलम 2 और ये अपना क्या है पूरा का पूरा, ये है कॉलम 3। अब यहां पर है ना, हो सकता है किसी बच्चे के मन में ये बात आए कि क्यों ना इसको स्प्लिट कर दे। मैंने एक स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी भी तो सिखाई थी, जिसमें हम क्या करते हैं, हम कॉलम के या रो के टुकड़े कर देते हैं। तो क्यों ना इसको स्प्लिट कर दिया जाए। तो मैं एक बात बताऊंगा कि स्प्लिट करने से मिलने वाला कुछ भी नहीं है। अगर तुम स्प्लिट करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो तुम्हें मिलेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए स्प्लिट मत करना, है ना। स्प्लिट की जगह कुछ और करेंगे। देखो जरा बोर्ड पे, स्प्लिट करने की जगह क्या करेंगे, देखो ये है कॉलम 2 और ये है कॉलम 3। अगर मैं इन दोनों कॉलम को क्या कर दूं, अगर मैं इन दोनों कॉलम को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों कॉलम को जोड़ दूंगा तो देखो क्या होगा। अगर मैं इन दोनों कॉलम को जोड़ देता हूं, ये है अपना AB और ये है अपना BC और ये है अपना CA। मैंने तीनों को जोड़ दिया। देखो कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों को जोड़ने की कोशिश करिए तो दोनों को जोड़ दिया, AB प्लस BC प्लस CA, ये हो गया ना। अब जरा नीचे वाले पर देखो, ये AB, ठीक है, फिर से देखो AB और ये BC और ये CA। इसका मतलब ये हुआ नीचे वाले में भी सेम मिलेगा। अब उससे नीचे वाले में देखो, देखो AB है ना प्लस BC है ना प्लस CA। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों में क्या मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। तो क्यों ना ये वाला ऑपरेशन किया जाए। अब देखो कैसे करूंगा मैं, ऑपरेशन करूंगा मैं, देखो बोर्ड पे C2 पर, और क्या ऑपरेशन करूंगा, C2 प्लस C3। ऑपरेशन तो वही है, ऑपरेशन तो वही है, C2 प्लस C3। अब बोर्ड पे देखना क्या ऑपरेशन हो रहा है। कॉलम 1 पर तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो ये सेम रहेगा 1 1 1। देखो क्या ऑपरेशन करा मैंने, इसके अंदर वो दोनों भी जोड़ दिए। तो देखो BC प्लस AB प्लस CA, इसके अंदर वो दोनों भी जोड़ दिए, CA प्लस BC प्लस AB, और देखो AB में ये भी जोड़ दिया, AB प्लस CA प्लस BC, ठीक है, ये मैंने जोड़ के रख दिया। अब तीसरा कॉलम क्या बदलेगा, नहीं, तीसरे कॉलम पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, वो बेचारा क्यों बदलेगा।
तो तीसरे कॉलम को ऐसे ही कॉपी कर दो, इक्वल टू में 0। अब सोचना ये कि मैंने ये अजीब सा ऑपरेशन क्यों करा, मैंने ये अजीब सा ऑपरेशन क्यों करा। अब मैं तुमको डिटरमिनेंट के अंदर एक खासियत बताऊंगा, एक नई चीज सिखाऊंगा, मतलब जो अभी तक शायद किसी क्वेश्चन में नहीं आई होगी, शायद, या हो सकता है आई हो, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते, मुझे ध्यान नहीं है। वैसे जहां तक ये आई नहीं है वो वाली चीज जो मैं बताने वाला हूं, मैंने तुमको डिटरमिनेंट के अंदर से कॉमन लेना नहीं सिखाया होगा अभी तक, जहां तक है ना। हाँ, डिटरमिनेंट के अंदर अभी तक कॉमन लेना नहीं सिखाया होगा, अब कॉमन लेना सिखा दूंगा। देखो इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी कोई जरूरत हमको नहीं पड़ने वाली, और बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। देखो देखो कॉलम टू पर गौर करो, इस वाले कॉलम पर गौर करो। देखो ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी कॉलम टू के अंदर हर एक एलिमेंट क्या है, सेम है। कॉलम टू के अंदर पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट बिल्कुल सेम है, यानी कि लिखो टेकन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम कॉलम टू। हम कॉलम टू से क्या कर रहे हैं, हम कॉलम टू से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ध्यान से सुनो, तुम्हें ना कॉमन उसी को ले सकते हो जो बिल्कुल सेम होता है और तीनों में आता है। तो देखो बाहर कॉमन लूंगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो बाहर आ गया, है ना। अंदर बताओ क्या क्या बच गया, देखो यहां पर तो 1 1 बचा, 1 1 1, है ना। अब इधर देखो ये पूरा बाहर गया, 1 बच गया, ये पूरा बाहर गया, 1 बच गया, ये पूरा बाहर गया, 1 बच गया। क्या उधर कोई दिक्कत है, उधर बेचारे को कोई दिक्कत नहीं, उसे सेम चलने दो, उसको हमने सेम कॉपी कर दिया, है ना। उसमें क्या दिक्कत होने वाली थी, उसमें तो कोई दिक्कत होने वाली थी ही नहीं, ठीक है। तो उसको हमने इक्वल में ऐसे ही उतार दिया। अब मैंने तुम्हें फिर से एक बात बताई थी, जब भी किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर दो कॉलम कैसे होते हैं, सेम होते हैं, या फिर दो रो कैसी होती हैं, सेम होती है, मतलब कि आइडेंटिकल होती है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है भाई, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। मुझे बताओ यहां पर कॉलम 1 और कॉलम 2 एक जैसे हैं या नहीं है, कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या एक जैसे हैं या नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो लिखो सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या इसका कुछ बिगड़ेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखो इस डिटरमिनेंट की जगह, इस डिटरमिनेंट की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तो ऐसे ही चल रहा है ना, तो लिखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना, और इस डिटरमिनेंट की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। हाँ वो बात अलग है कि इसकी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो भी क्या निकल कर आएगा, एंड में फाइनली 0 ही आएगा। तो 0 इक्वल टू 0 मैंने कर दिया, ठीक है। और ये हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि इस डिटरमिनेंट को क्या प्रूफ करना था, इस डिटरमिनेंट को यही प्रूफ करना था, 0 दिखाना था, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को क्या दिखाना था भाई, 0 दिखाना था, और वो हमने दिखा दिया। वो डिटरमिनेंट हमने क्या दिखा दिया, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने 0 दिखा दी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो देखो दिखने में ये इतना बड़ा सा लग रहा है, लेकिन है बड़ा सिंपल क्वेश्चन। मुश्किल से बस 1 या 2 बार करोगे आ जाएगा। मैं तो ये कहता हूं कि इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आज तक दुनिया में बना ही नहीं है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर बहुत ही ज्यादा ध्यान से करोगे ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत पसंद आएगा, और तुम इस क्वेश्चन को लाइक करोगे। और इसी बात पे मेरी वीडियो को भी लाइक करना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। 5 पर वैसे तो देखो मैंने पहले ही बोल दिया था कि कोई सा भी क्वेश्चन जो है
सेपरेटली टिक नहीं करवाऊंगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन पर मेरा मन बदल जाता है, थोड़ा सा टिक कर लेना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कम से कम 7-7 8-8 बार एग्जाम में पूछा गया, अलग अलग साल, ठीक है। 2007 में, 2008 में, 2014 में, 2012 में, 2005 में बहुत बार आया है, ठीक है। कोई गिनती नहीं है, इसलिए टिक कर लेना, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर क्वेश्चन लिखते हैं भाई। ये क्या चीज है? B+C है ये। हाँ, क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है दिखने में, करने में बहुत आसान है। B+C Q+R Y+Z C+A R+P Z+X A+B, भाई खत्म ही नहीं हो रहा, P+Q X+Y। चलो इधर का तो खत्म हुआ, अब उधर का APX BQY CRZ। परफेक्ट। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो हमें ना इस डिटरमिनेंट को उसके बराबर प्रूफ करना है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते 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 किसके बराबर प्रूफ करना है? उसके बराबर। और उसके बराबर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? 2 चाहिए। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले हमको क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए? सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हमको ये 2 चाहिए, 2। और जब तक 2 नहीं मिलेगा सोच में दिमाग में घूमती रहेगी। देखो कैसे 2 मिलेगा, बहुत ही आसान है 2 मिलाना। देखो अब जरा, ये है अपनी पहली रो, है ना, ये है अपनी दूसरी रो, और ये है अपनी तीसरी रो। और मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं तीनों रो को जोड़ दूं। अच्छा क्यों जोड़ दूं? देखो जरा क्यों जोड़ दूं। देखो B और B कितने हो जाएंगे? 2B। C और C कितने हो जाएंगे? 2C। अगर जोड़ दूंगा तो। और A और A कितने हो जाएंगे? 2A हो जाएंगे। हो जाएंगे ना। फिर मैं 2 तीनों में से क्या ले सकता हूं? कॉमन ले सकता हूं, B+C+A। और देखो अगर 2 कॉमन ले सकता हूं तो 2 बाहर भेज दूंगा और 2 मुझको मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हल्का सा हमको इशारा मिल गया 2 लाने का। हल्का सा क्या मिल गया? इशारा मिल गया 2 लाने का। इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या करने वाला हूं? मैं R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या करने वाला हूं? जोड़ने वाला हूं। तीनों की तीनों रो जोड़ने वाला हूं। अब जरा बोर्ड पर देखना, तीनों की तीनों रो जब मैं जोड़ूंगा, ध्यान से देखना, गलती हो जाएगी वरना। देखो B और B 2B, C और C 2C, और A और A 2A। ये तो बना इधर। अब जरा इधर देखो, Q और Q 2Q, R और R 2R, P और P 2P। समझ में आ रहा है ना? अब इधर देखो, Y और Y 2Y, Z और Z 2Z, X और X 2X। मैंने पहले ही कहा था, सोचते हैं एक आइटम पर, होता है पूरी रो पर। यहां पर भी हुआ, वहां पर भी हुआ, यहां पर भी हुआ। क्यों? क्योंकि पहली रो पर ऑपरेशन कर रहे थे। कौन सी रो पर ऑपरेशन कर रहे थे? ऑपरेशन कर रहे थे पहली रो पर। और पहली रो पर ऑपरेशन तो भाई पहली की पहली रो पूरी बदल गई। देख लो तुम, पहली रो हमारी पूरी बदल चुकी है, पूरी की पूरी। बताओ क्या दूसरी रो पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या हमको दूसरी रो पर कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, दूसरी रो पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। दूसरी रो पर भाई क्यों फर्क पड़ेगा? दूसरी रो को सेम उतार दो, C+A, R+P, Z+X, A+B, P+Q, X+Y, है ना। देखो मैंने ना उधर वाला पार्ट नहीं उतारा, यहां पर है ना ये लिख देना LHS। LHS का मतलब क्या हुआ? हम केवल लेफ्ट हैंड साइड पर काम करेंगे, उसको नहीं उतारेंगे, ठीक है। जब हम ऐसे लिख देते हैं ना, LHS लिख देते हैं साइड में, तो इसका मतलब ये होता है कि हमको ना RHS बार बार उतारने की जरूरत
नहीं है। और इस तरीके से तुम टेस्ट वगैरह में भी कर सकते हो अपने, और इसी तरीके से तुम अपने एग्जाम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें वो बार बार उतारना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है। जब हम इस तरीके से एलएचएस लिख देंगे तो हमें वो वाली आरएचएस वाली साइड बार बार उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। खैर, अब देखो मैं 2 कॉमन लूंगा, बोर्ड पे देखना जरा, मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, यहां से लिया b प्लस सी प्लस ए बचा, यहां से लिया q प्लस आर प्लस पी बचा, यहां से लिया x प्लस वाई प्लस जेड बचा, है ना। अब जरा नीचे देखो, नीचे सेम आएगा, भाई 2 ही तो कॉमन लिया, कोई बहुत बड़ा काम तो मैंने करा नहीं है। अब तुम्हें मालूम है इस 2 का मैं क्या करने वाला हूं, इस 2 को पूरा का पूरा कहां पर ले लूंगा, बाहर ले लूंगा। इस 2 को पूरा का पूरा कहां पर ले लूंगा, बाहर कॉमन ले लूंगा, ठीक है। ऐसा मैं ले सकता हूं, अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था हम कॉमन ले सकते हैं। अच्छा तुम सोच रहे मैंने ये रब क्यों नहीं करा, ये रब मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि ये मदद करेगा हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो 2 कॉमन ले लो, लेकिन लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, टेकन 2 कॉमन फ्रॉम, किसमें से कॉमन ले रहा हूं, देखो बताओ ये क्या चीज है, ये पहली रो है। मैं जो 2 कॉमन ले रहा हूं ना, किसमें से ले रहा हूं 2 कॉमन, मैं 2 कॉमन ले रहा हूं पहली रो में से, और पहली रो यानी कि R1, तो लिख लो फ्रॉम R1। हाँ 2 बाहर आ गया, जैसे ही 2 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा b प्लस सी प्लस ए, q प्लस आर प्लस पी, x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। अब इधर देखो c प्लस ए प्लस बी, r प्लस पी, p प्लस क्यू, z प्लस x प्लस वाई, है ना, ये बच गया। देखो अब जरा, मैंने बताया था ना वो क्वेश्चन हमारी मदद करेगा, वो हर बार जब भी ये प्रूफ करने वाले होंगे ना, एलएचएस को आरएचएस को प्रूफ करो, तो ये वाला जो साइड होती है ये तुम्हारी बहुत मदद करती है। मैं तो कहता हूं ये सब कुछ बता देगी, सब कुछ। देखो अब क्या बता रही है ये, पहले इसने कहा 2 चाहिए, हम 2 के जुगाड़ में लग गए, 2 तो आ गया, ये रहा 2 बाहर चमक रहा है ना। अब ये कह रहा है एपीएक्स चाहिए, एपीएक्स ढूंढते कहां है हमारे पास, देखो बोर्ड पे हमको एपीएक्स ढूंढना है, क्या ढूंढना है, एपीएक्स ढूंढना है। बोर्ड पे देखो जरा, ये रहा ए, ये रहा पी, ये रहा एक्स। तुम कहोगे एपीएक्स तो ठीक है, लेकिन ये फालतू में बी प्लस सी आ रहा है, इसका क्या करोगे, बिल्कुल सही। ये फालतू में क्यू प्लस आ रहा है, इसका क्या करोगे, बिल्कुल सही। तुम कहोगे फालतू में वाई और जेड आ रहा है, इसका क्या करोगे, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। तो एक काम करो, इस वाले एपीएक्स से बात नहीं बनेगी, इस वाले एपीएक्स से बात नहीं बनेगी, कुछ और सोचते हैं, पहले कुछ और जुगाड़ करने में लग जाते हैं। देखो अब जरा बोर्ड पे देखना जरा, b प्लस सी प्लस ए में से अगर मैं नीचे वाली आइटम माइनस कर दूं तो क्या कट जाएगा, c प्लस ए कट जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इधर देखो q प्लस आर प्लस पी में से नीचे वाली आइटम क्या कर दूं, माइनस कर दूं तो क्या कट जाएगा, देखो ऊपर से r प्लस पी हट जाएगा, q रह जाएगा। देखो नीचे वाली आइटम माइनस कर दूं ऊपर वाली में से, इसका मतलब ये हुआ कि z और x हट जाएगा, क्या रह जाएगा, y रह जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा। यानी कि मैं ऊपर वाली रो में से, बताओ ऊपर वाली रो में से कौन सी वाली रो माइनस कर रहा हूं, मैं ऊपर वाली रो में से नीचे वाली रो माइनस करने के बारे में सोच रहा हूं। ऊपर वाली रो में से नीचे वाली रो माइनस करने के बारे में सोच रहा हूं, तो एक काम करते हैं माइनस कर देते हैं, सोचना कैसा है ना भाई, माइनस कर देते हैं, सोचना कैसा है कर देते हैं। देखो R1 में से माइनस कर रहा हूं R2, बोर्ड पे देखना जरा, C प्लस ए तो कट गया B, R प्लस P तो कट गया Q, Z और X कट गया तो Y, C प्लस ए, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान है। देखो
हमको क्या मिल गया, बी क्यू वाई मिल गया। क्या हमको बी क्यू वाई चाहिए था, देखो ये रहा बी क्यू वाई चाहिए था। बिल्कुल तुम कहोगे हमको तो दूसरी रो पर चाहिए था, दूसरी रो पर, और आपने कहां पर लेकर आ गए, पहली रो पर। तो देखो हमारा आया है पहली रो पर, उनका आया है दूसरी रो पर। हम बाद में इंटरचेंज कर देंगे, अभी मत करो इंटरचेंज, बाद में कर देंगे। इंटरचेंज कर सकते हैं ना, हम किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे लेकिन एंड में देखेंगे। आ तो गया ना। अब जरा अगली आइटम देखो, अगला हिसाब किताब देखो, बोर्ड पे देखो जरा। ऊपर वाले बी को नीचे वाले बी में माइनस कर दूं, ऊपर वाले क्यू को नीचे वाले क्यू में माइनस कर दूं, ऊपर वाले वाई को नीचे वाले वाई में माइनस कर दूं। बोर्ड पे देखना जरा, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो। नीचे वाला क्या है, R3 है। R3 में से क्या माइनस कर दूं, ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या है, R1 है। बताओ नीचे वाले में से ऊपर वाला क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। मतलब नीचे वाली रो में से ऊपर वाली रो में क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। मतलब मैं R3 में से R1 क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। ठीक है, कर देते हैं फिर, देखो जरा क्या आएगा। ऊपर वाली रो तो ऐसी ही रहेगी, बीच वाली रो भी ऐसी रहेगी। हाँ, नीचे वाला बी से बी कट जाएगा, ए बचेगा। क्यू से क्यू कट जाएगा, पी बचेगा। और वाई से वाई कट जाएगा, एक्स बचेगा। मुझे बताओ एपीएक्स आ गया, क्या हमको एपीएक्स चाहिए था, देखो ये रहा एपीएक्स। तुम कहोगे पहली रो पर चाहिए था, और आप लेकर आए हो तीसरी रो पर। मैं किस पर लेकर आया हूं, मैं तो तीसरी रो पर लेकर आया हूं, जबकि क्वेश्चन में हमको किस पर चाहिए, पहली रो पर चाहिए। बिल्कुल पहली रो पर हमको चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हम बाद में क्या कर लेंगे, हम बाद में इंटरचेंज कर लेंगे, अभी मत करना। बस देखो एक ही चीज बची है, क्या बची है, एपीएक्स आ गया, आ गया, बी क्यू वाई आ गया, आ गया। सिर्फ क्या बचा है, सी आर जेड, वो भी आ जाएगा। जब इतना आ गया तो वो भी आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो कैसा आएगा, अब तो तुम खुद ही देख लोगे कैसा आएगा। इन क्वेश्चंस की कम से कम तुम्हें खुद से दो दो बार प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में बैठेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा बार मेरी वीडियो को बार बार देखते जाओगे, उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट पक्का होता चला जाएगा। ठीक है, एक बार में आने वाले क्वेश्चंस ये नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, टेक्निकल एक्सरसाइज है। बिल्कुल तुम इनको रट नहीं सकते, क्योंकि कितना रट लोगे, ऑपरेशंस तो बदल जाते हैं। अगर मैं दूसरी या तीसरी बार करके दिखाऊंगा तो अलग तरीके के ऑपरेशंस होंगे। ये हैं, देखो C प्लस ए में से, देखो C प्लस ए में से, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या कर दूं, माइनस कर दूं। बताओ ए से ए कट जाएगा, C बचेगा। देखो ऊपर वाले में से नीचे वाला P माइनस कर दूं तो P से P कट जाएगा। नीचे वाले x में से ऊपर वाला x माइनस कर दूं तो x से x कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले में से, ऊपर वाले का क्या मतलब है, ऊपर वाले का मतलब है तीसरी रो। ऊपर वाले का क्या मतलब, ऊपर वाले का क्या मतलब है, ऊपर वाले का मतलब है दूसरी रो। तो दूसरी रो में से क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। दूसरी रो में से क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं नीचे वाली रो, और नीचे वाली रो का क्या मतलब है, R3। अच्छा बाहर 2 चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बी क्यू वाई चल रहा है, चलने दो। देखो नीचे वाला ए ऊपर वाले ए से कट गया, C बच गया। नीचे वाला P ऊपर वाले P से कट गया, R बच गया। ऊपर वाला X नीचे वाले X से कट गया, Z बच गया। नीचे कोई चेंज नहीं आया। देखो अब सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ बना बनाया तैयार है बिल्कुल। बस क्या है, बस हमको इनकी इनकी जगह पर पहुंचाना है। देखो एपीएक्स हमको कहां पर चाहिए, पहली रो पर। अब बहुत ही सिंपल है, बच्चे ना इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरचेंज करने में। जबकि मैं कहता हूं कि जब तुमने सब कुछ कर लिया, इंटरचेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो तुमको एपीएक्स कहां पर चाहिए, पहली रो पर। तुमको एपीएक्स कहां पर चाहिए, पहली रो पर। मुझे बताओ एपीएक्स कहां पर मिला हुआ है, देखो तुमको चाहिए R1 पर।
तुमको कहां पर चाहिए, R1 पर, और तुम्हारे पास कहां पर है, R3 पर। तुम्हारे पास कहां पर है, R3 पर। बोर्ड पे देखो, तुमको चाहिए R1 और तुम्हारे पास है R3, आपस में इंटरचेंज कर दो। समझ में आई बात? बहुत ही सिंपल सी बात कह रहा हूं, जो चाहिए वो वाला और जो तुम्हारे पास है वो वाला, दोनों को इंटरचेंज कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि क्या करना पड़ेगा, लिखो R1 इंटरचेंज R3। समझ में आई बात? जो चाहिए और जो है कर दो। मैंने तुमको एक बात बताई थी कि जब भी हम दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस का साइन आ जाता है। ये बात मैंने बताई थी। जब मैं प्रॉपर्टीज लिखवा रहा था तो मैंने प्रॉपर्टीज वाले पेज पर ये प्रॉपर्टी जरूर लिखवाई होगी, चेक कर लेना पेज पर अगर नोट कर रखी है तो, कि जब भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो बाहर माइनस का साइन लगाना बिल्कुल मत भूलना। देखो R1 को R3 पर पहुंचाऊंगा, बोर्ड पे देखो, R1 को R3 पर पहुंचाऊंगा और R3 को R1 पर पहुंचाऊंगा। देखो ऊपर वाला BQY नीचे ले आओ, नीचे वाला APX ऊपर ले आओ, बन गई ना बात? बीच में कोई चेंज आएगा? बीच में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना? बीच में कोई चेंज नहीं आने वाला। अब देखो APX उनको R1 पे चाहिए था, हम APX को R1 पे ले आए, इसको अब हटा दो। अब जरा अगली आइटम देखो, BQY उनको किस पर चाहिए, R2 पर चाहिए। BQY किस पर चाहिए, R2 पर चाहिए BQY। अब इधर देखो, हमारे पास BQY कहां पर है, हमारे पास BQY R3 पर है। हमारे पास BQY कहां पर है, R3 पर है। उनको चाहिए R2 पर और हमारे पास है R3 पर। आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो कर दो, लिखो R2 इंटरचेंज R3। मैंने तुम्हें बताया था हमेशा बाहर क्या आ जाता है, साइन आ जाता है माइनस का। पहले एक बार इंटरचेंज करा था, माइनस का साइन आया था। अब दोबारा इंटरचेंज कर रहे हैं, दोबारा माइनस का साइन आएगा। बताओ एक माइनस पहले से ही है और एक माइनस और आएगा। एक माइनस पहले से ही है और एक माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमको बाहर प्लस ही चाहिए प्रूफ करने में। तो बाहर अब बन गया 2। क्यों, माइनस कहां आया भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। देखो पहले वाले रो पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लिख दो APX। देखो R2 को R3 पर पहुंचाना है, R2 को नीचे ले आओ CRZ और R3 को ऊपर ले आओ BQY। मुझे बताओ क्या ये हमारा प्रूफ हो गया? भाई इतनी मेहनत हमने करी है तो क्या प्रूफ नहीं होएगा? अच्छे अच्छे को होना पड़ेगा। लिखो इक्वल टू RHS। एंड में क्या लिख देते हैं, देखो हम LHS चला रहे थे, एंड में क्या लिख दिया, इक्वल टू RHS। ठीक है, लिखो देयरफॉर हैंस प्रूव्ड HP। HP का मतलब हिमाचल प्रदेश नहीं है, HP का मतलब है हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी बहुत हमें क्या लगी, मेहनत लगी, बट हमने इस क्वेश्चन को फिर भी कर लिया। ठीक है, और आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर मैंने अगला क्वेश्चन पिक करा तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन हो जाए पूरा। ठीक है, और हो सकता है अधूरा भी रह जाए, है ना? तो एक काम करते हैं, इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या